आज मैं आपको जीआईसी प्रयोक्ता जिसका एग्जाम जो है 19 सितंबर 2023 को हुआ था, उसमें हम फिजिक्स साइंस में फिजिक्स का जो पेपर है वो सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिसमें जीएस के पोर्शन को अलग कर दिया गया है। और जो फिजिक्स का पोर्शन है वो 41 से 120 तक आपको दिया गया है और 1 से 40 तक जीएस का दिया गया है। हमने अब तक जो क्वेश्चंस और भी हैं सॉल्व कराए हैं वो आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में प्राप्त हो गया होगा, और शेष जो बचे हुए हैं आज आपको क्लोज कर देते हैं। देखिए, हम पिछले वीडियो में जो जारी किए थे जिसमें ये डी सीरीज की चर्चा है, और डी सीरीज में क्वेश्चन नंबर ये 116, यह है क्वेश्चन नंबर 116। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 116। तो इस तरह से जो दिया गया है फिगर, देखिए ये है आपको एक्सक्लूसिव आर गेट या एक्स आर गेट। यहाँ पर जब आप बुकलेट देखेंगे तो ये ऐसे बनाया है, बिल्कुल इतना छोटा दिया है कि अगर ध्यान न दिया जाए ऐसे तो ये केवल आपको लगेगा कि ये एंड गेट दिया गया है, बिल्कुल ये छोटा किया है एंड गेट के लिए। जबकि एंड प्लस नॉट जिसको आप नैंड गेट करते हैं, ऐसे देखिए नैंड गेट आप कहते हैं, उनमें इस तरह का ये सिंबल होता है, ये ऐसे रहता है, ये सिंबल ये रहता है। ये आपका नैंड गेट है और ये एंड गेट है। जब आप एंड गेट लेते हैं तो इनपुट ए और बी का आप सीधे ए डॉट बी दिखाते हैं, या यहाँ पर जब आप लेते हैं ए और बी का तो यहाँ पर ए डॉट बी का बार, क्योंकि ये नॉट लगा हुआ है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ जब डॉट का लेने से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो उसमें निश्चित रूप से फिर आज आपको ये नैंड गेट ही लेना होगा, एक्सक्लूसिव आर गेट और यहाँ पर ये नैंड गेट। इसका रिजल्ट ये लिखा हुआ है ए डॉट बी इंटू ए बी बार। हमने इसको एक्सप्लेन करके बताया भी था कि इसमें जो फाइनल आंसर आपको दिए थे ए बी बार प्लस ए बार बी, इस तरह से ब्रेक करने पर आया था। तो आप नैंड गेट के लिए 2 इनपुट दे रहे हैं, जिसमें आउटपुट जो है यहाँ पर समझाया गया कि जो इनपुट होता है उस पर ये बार लगाया जाता है। तो इनपुट देखिए ये है और इसके साथ इनपुट सी भी दिया गया है और टोटल ये बार दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान दे रहे होंगे। अब डिमार्गन थ्योरम के अनुसार जहाँ इनटू है वो जब आप बार हटाएंगे तो प्लस होगा और ये इंडिविजुअल शो किया जाएगा। तो देखिए इनटू यहाँ पर था, ये प्लस हो गया, यहाँ भी है प्लस हो गया और ये बार लिया गया। ऑलरेडी इस पर पहले से था, ये बार और आपने ले लिया, इस पर नहीं था, ये शो किया गया, तो ये प्लस प्लस। लेकिन जो ये प्लस है अब ये इनटू में इंडिविजुअल ब्रेक हो जाएगा बात के साथ। तो इस तरह से आप ये शो कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इसको आंसर के रूप में भी जारी किया है, आपके उसमें आंसर जो दिया गया है वो बी में दिया हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इंटू को उसमें ऐसे लिख दिया है तो ये भी ठीक है, ए बार बी बार इंटू ये है प्लस ए बी प्लस सी बार, ऐसे दिया गया। तो इसको लार्ज बनाना चाहिए क्योंकि इतना वो लो पॉइंट है कि आप उसको अगर एंड गेट करते हैं तो आंसर उसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो आपको है दे दिया गया, बी होगा, और आपने सॉल्व कर भी लिया होगा। और भी इसमें जो प्रॉब्लम है आपको हम जो आंसर नहीं बताए हैं उनको सॉल्व करके आंसर आप निकाल लिए होंगे, या हमने जो सॉल्व किया है उसका आंसर आपको बता दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं बाकी आंसर जो भी थे आपको क्लियर कर दिए गए थे, कोई सॉल्व पार्ट जो भी था बता दिया गया था। स्टार्टिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस जो है जिनका सॉल्व नहीं किया गया था, जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 47
क्वेश्चन नंबर 47 डी सीरीज का। तो उसमें आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो है 47 में ये बाई फ्रिंज एक्सपेरिमेंट, जिसमें फ्रिंज विड्थ आपको हमने बताया था, फ्रिंज विड्थ या उसका कोई भी सिंबल दीजिए जो भी आप देखते हैं, दिया गया था डी लैम्डा अपॉन डी। हमने ये बताया था कि आप 2D लिखिए चाहे डी लिखिए, जो प्रिज्म के लिए यहाँ से सेपरेशन स्लिट्स का दिखाया जाता है, सोर्स और ये अपरेंट सोर्सेज, तो इनका सेपरेशन डी या 2D जो आप लिखेंगे वही यहाँ पर रिटेन होता है। और अलग से आपने 2D के लिए 2 अल्फा ए म्यू माइनस 1, जहाँ ए जो है सोर्स और प्रिज्म के बीच का सेपरेशन दिया गया था, फिगर आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। और फिर प्रिज्म से स्क्रीन के बीच का सेपरेशन भी बताया गया था, जो टोटल भी है ए प्लस बी है। तो इसमें जो भी वैल्यू दी गई है रखकर सॉल्व करने पर ये आ रहा है 0.0450 सेंटीमीटर। मान आपके पास सभी हैं, जैसे अल्फा भी बताया गया था, तो ये मान कितना है फिर से लिख दे रहे हैं। ये कन्वर्जन आपको दिया गया था, ए का मान शायद 5 सेंटीमीटर था, म्यू की वैल्यू 1.524 था। इस तरह से जो भी मान दिए गए हैं, और बी शायद 65 सेंटीमीटर था। सभी मान रखकर आप सॉल्व कर लें। तो ऐसे जैसे क्वेश्चंस में जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो, वो लास्ट में समय बचे तो करना चाहिए। जैसे हमने भी इसके फॉर्मूले बताकर लेफ्ट कर दिए थे कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो टिक करिएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को जिसमें कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो एग्जाम में लेफ्ट करना चाहिए, खासतौर से जिसमें नेगेटिव है, क्योंकि इसमें 40% ही क्वालिफाई है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंदी हो। तो इससे बचना चाहिए, क्वेश्चन जो इजी हो जल्दी सॉल्व हो वो पहले करना चाहिए। इधर की प्रॉब्लम आपको बता दिए गए थे जहाँ तक, तो वो पार्ट हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। जैसे 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में इसमें बर्नौलीज थ्योरम पर जो कहा जा रहा था, तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वेंचुरीमीटर वगैरह आप पढ़े होंगे, जैसे P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जब आप ये पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट, तो उसमें दाब शीर्ष वेग दाब और एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा का यूनिट बताया जाता है। तो जो दिया गया है इसमें प्रेशर हेड, जैसे आप इसको डिवाइड कर दें तो पी अपान रो जी प्लस हाफ बी स्क्वायर अपान जी प्लस एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लिखा जाता है। तो दाब शीर्ष वेग शीर्ष और गति शीर्ष का योग नियत होता है। ये बर्नौली का सिद्धांत है, जो टोटल हेड फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो इज कांस्टेंट, जो कि सेकंड में लिखा हुआ है। लेकिन सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड डायनेमिक प्रेशर, जैसे कि सम ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर, तो उसमें जैसे P प्लस हाफ रो डी स्क्वायर ये लिखा गया है। तो इसमें जो है स्टैटिक और ये डायनेमिक प्रेशर है, इनका सम कांस्टेंट होता है। ये आप बेंचोमीटर एक्सपेरिमेंट में भी रीड करते हैं, जो बर्नौली सिद्धांत पर ही आधारित है। होता क्या है कि जब बेंचोमीटर आप लेते हैं इस तरह से, तो उनमें आप अलग से ये प्रेशर हेड ड्रा करके यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग लेकर आप इस पॉइंट पर और यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ तक ये वाटर कॉलम है ये लेकर, तो इसको आप अर्थ सरफेस पर ही रखकर H1 इक्वल टू H2 ये रिप्लेस कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर जो है जैसे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और इधर जो है P2 प्लस हाफ
रो V2 स्क्वायर देकर आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये P1 प्रेशर, यहाँ P2 वेलोसिटी V2 और यहाँ V1 लेकर सॉल्व करते हैं ऐसे। तो इसको रिप्लेस कर लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए स्टैटिक प्रेशर और ये डायनेमिक प्रेशर को शो करता है, इनका सम कांस्टेंट है, तभी ये अप्लाई करके आप सॉल्व कर रहे हैं। या इसका डिफरेंस आप यहाँ भी ले लेते हैं P1 P2 करके, हाफ रो आप कॉमन ले लेते हैं, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आपको ये शो करने के लिए यहाँ पर मिल गया कि फर्स्ट में कि सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर, यहाँ पर देखिए डायनेमिक प्रेशर इज कांस्टेंट, इट इज आल्सो कंसेप्ट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम वेयर H1 इक्वल टू H2। आपकी कर्नाटका जो है किसी बेस पर रखी गई हो तो वहाँ पर H1 H2 हटाया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। दोनों ही जब स्टेटमेंट सही है तो इसमें आंसर जो है सी दिया जा सकता है। आंसर सी, 51 का आंसर सी। तो इस तरह से आपने इधर के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। तो कंटिन्यू हम पिछले वीडियो में बैक साइड से पॉइंट ले लिए थे और आगे आपको बताया गया था। इधर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं जहाँ से आगे आपको देखिए, जैसे यहाँ से स्टार्टिंग था क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 से इधर तो आपको दिया गया है BJT is said to be operating in saturation region if। तो saturation region, तो ये बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर आप पढ़े होंगे, नीड ऑफ बायसिंग एंड बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर डायरेक्ट अगर हम किसी सर्किट में यूज करते हैं तो इनपुट और आउटपुट रिवर्स फेज में होने के कारण और लो और हाई रेजिस्टेंस से जुड़े होने के कारण उसमें नॉइज या शोरगुल होता है और साथ में हीटिंग इफेक्ट भी देता है। तो ये कमी है ट्रांजिस्टर की कि ट्रांजिस्टर का इनपुट आउटपुट का जो फेज रिवर्सल है, जिसकी वजह से हमें नॉइज और हीटिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। थर्मल रनवे इफेक्ट और ऑफ नॉइज, इनको कम करने के लिए, स्टेबिलिटी लेने के लिए, आउटपुट को कांस्टेंट रखने के लिए बायसिंग की आवश्यकता होती है, नीड ऑफ बायसिंग। जब ट्रांजिस्टर बायसिंग आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको इस तरह से दो मिलता है, एक आउटपुट के लिए एक इनपुट के लिए। जैसे आउटपुट कनेक्टर करें और कॉमन इंटर के लिए CE मॉड ये आप शो करते हैं, चाहे वो NPN या PNP कोई ट्रांजिस्टर लेकर इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, EBC इस तरह से। NPN है तो एरो ऐसे आप दिखाकर ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप ये अलग अलग ग्राफ ड्रा करते समय आपको ये बताया जाता है ऐसे। IB को कांस्टेंट रखते ही, मान लीजिए इस ग्राफ में IB जो है आपका 10 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर, ऐसे अलग अलग वैल्यू पर कांस्टेंट रखते हुए आप ही ड्रा करते हैं ऐसे 1 2 3, ये सब अलग अलग मान दिए गए होते हैं, 30 और भी है। तो यहाँ पर जो ग्राफ देखिए ये 2 पॉइंट पर कट करते हुए, जैसे A और B को देखिए, A और B पर, तो यहाँ पर IC मैक्सिमम है जबकि BCE का मान 0 रखा गया है और यहाँ पर IC मिनिमम है जबकि BCE का मान जो है BCC के इक्वल होता है। ये जो है आउटपुट कलेक्टर के लिए ऐसे भी लिखते हैं और किसी पर्टिकुलर पोजीशन में BCE मान जो है BCC के बराबर आता है जब IC की कोई मिनिमम वैल्यू आप यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से जो ग्राफ आप देख रहे हैं तो इसमें ये कट ऑफ रीजन कहा जाता है। बिलो IB की जो लोएस्ट वैल्यू है इसके नीचे इसको हम लोग कट ऑफ रीजन कहते हैं, जिसमें IC की मिनिमम वैल्यू होती है। कट ऑफ रीजन का आगे से ट्राई से लेंगे तो पूरा ये एरिया प्राप्त होता है जहाँ आउटपुट की वैल्यू लो होती है। और इधर जो है सेचुरेशन रीजन और ये वाला भाग आपका एक्टिव रीजन कहलाता है। और इसका कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर
आउटपुट कांस्टेंट रहता है उसको क्विसेंट पॉइंट कहते हैं। तो मान लीजिए इनके बीच कोई क्विसेंट पॉइंट है जिसको ऑपरेटिंग पॉइंट, इसको साइलेंट जो कहते हैं, जिसमें आउटपुट करंट कांस्टेंट बना रहता है। ये ग्राफ आपको इस तरह से सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन ये ड्रा करके दिया गया है, ये शो किया गया है। तो इसमें ये जो दिया गया है देखिए, बीजेटी इज सेड टू बी ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन रीजन। तो जब दोनों ही जंक्शन जो इनपुट आउटपुट आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो सैचुरेशन रीजन कहा जाता है। इनपुट एंड आउटपुट बोथ जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, तो उसको सैचुरेशन रीजन कहा जाता है। यहाँ पर आंसर डी दिया है, डी। तो आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे, जिसका ये एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो 61 का डी आंसर होगा, और उम्मीद है अब तक आप सॉल्व कर भी लिए होंगे। तो थ्योरेटिकल है, इसी तरह से जो है, जो छुटे हुए पार्ट से इधर, जैसे 63 का था, 63 का, तो इसमें द फेज मॉड्यूलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसमें 63 का ये भी थ्योरेटिकल है, सी होगा, आपने कर भी लिए होंगे। ठीक, 64 का जो बताया गया था, 64, तो इसमें हमने आपको बताया था कि अल्फा और हाइड्रोजन तो नहीं होंगे, न्यूट्रॉन और ये बेरिलियम न्यूक्लियस में से ले सकते हैं, लेकिन बेरिलियस में भी जो है पेयरिटी, प्रोटॉन की जो पेयरिटी दिखा रहा है, और उसके आधार पर आप देखें तो न्यूट्रॉन की वैल्यूता आप दे सकते हैं 1s2, क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को अनपेयर्ड के रूप में दिखाया गया है। तो इस तरह से जो पोजीशन है फर्मियांस की, तो बोसान और फर्मियांस को अलग किया गया होता है। तो जो फर्मियांस होते हैं वो हाफ स्पिन को लेकर बैलेंस करते हैं, और जो स्पिन मोमेंटम 1 2 3 लेकर चलते हैं उसमें उनको आप बोसान स्टैटिक कहते हैं। तो हाफ स्पिन रोटेशन को आप लेकर फर्मियांस को बनाते हैं, जिनमें आप बेरियांस और हाइपरियांस को भी लेकर चलते हैं। तो दो में से डी डी पॉसिबिलिटी है, तो डी को हम लेकिन इसमें से आंसर एक ही देना है, तो हम आपको सी बता रहे हैं। तो इस तरह से 64 में जो डाउट है वो आपको हमने डिस्कशन किया। 65 देखिए, 65 तो जो पार्ट थ्योरेटिकल है उसमें, जैसे one of the phenomena which cannot be explained by the wave theory of light, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो आप पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपने पढ़ा होगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है ये पार्टिकल नेचर को लेकर चलता है, और यह वेव थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं होता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपने कर भी लिया होगा, डी 65 का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट द्वारा एक्सप्लेन नहीं होता है। और भी कोई सीरीज होगा तो हम पूरा पढ़ के दे रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ऑप्शन डी है। 66 67 देखिए, 67 67 तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए, जो व्हीटस्टोन के सेल या जो गैलोमीटर है उनकी पोजीशन चेंज करने से वो प्रभावित नहीं होता है, बाकी जो दिया गया है वो सही है। इस हिसाब से आंसर इसका डी होगा, 67 का डी होगा। और 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, इन्हें व्हाट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें दोनों को लेकर जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो टोटल एनर्जी होता है और जो काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो
नेगेटिव आप शो करते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव, लेकिन दोनों में ध्यान रखिएगा, इसमें हाफ ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है और इसमें डायरेक्ट आप पोटेंशियल लिखते रहें, दोनों को सम करते हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव में हाफ के साथ आता है। तो ये रेशियो आपको नेगेटिव में शो किया गया है, इसलिए सी की वैल्यू -1/2। जो बताया जा रहा है ध्यान दीजिए, जो टोटल एनर्जी है वो -हाफ में आता है पोटेंशियल के साथ, और पोटेंशियल और काइनेटिक में डिफरेंस 1/2 का रहता है, यहाँ लिखा हुआ है। अर्थात काइनेटिक पोटेंशियल का हाफ लेकिन नेगेटिव वैल्यू रहती है, इसलिए रेशियो लेंगे तो माइनस आ जाएगा 1/2 इनका रेशियो। तो -1/2, तो 68 का सी आंसर दिया गया है, आप उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से 68 के बाद जो पार्ट्स हैं और देख लीजिए। यहाँ पर जो है 69 तो दिया गया है, कुछ थ्योरी है, कुछ एक्सपेरिमेंटल इसमें भी वैल्यू भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि सब आपको देखना होता है तभी आप क्लियर कर पाते हैं। देखिए लिखा है रूबी लेजर इज अ 4 लेवल लेजर, तो ऐसा नहीं है। रूबी लेजर जो है आपका 3 लेवल होता है, और 3 लेवल में जो आप ग्राफ भी प्लॉट करते हैं तो उसको आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे इस तरह का ग्राफ आपको मिलता है। ये आप ड्रा कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 और ये ग्राउंड लेवल है। तो जब आप इसमें किसी एटम को ग्राउंड से एक्साइटेड पोजीशन में दिखाते हैं, जैसे इधर इस जो लाइट है ग्रीन और इंसिडेंट करा दीजिए, या और भी लाइट ले सकते हैं ब्लू। तो जब ये एटम किसी मेटा स्टेबल स्टेट में, जैसे हम यहाँ पर कोई मेटा स्टेबल स्टेट ड्रा कर दे रहे हैं, ये देखिए नित्य स्थायी अवस्था, जहाँ पर एक्साइटेड एटम वापस आकर कुछ देर तक के लिए ठहरते हैं, जैसे ये वापस आकर यहाँ पर या यहाँ पर आकर ठहरता है, ये पूरा लेवल है, इसको मेटा स्टेबल स्टेट आप कहते हैं, जिसमें टाइम पीरियड इससे 5 गुना 10⁵ गुना अधिक हो जाता है। तो इस तरह से जब यहाँ पर एटम को रोका जाता है तो यह प्रक्रिया पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाती है, और यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आते समय ये स्टिमुलेटेड एमिशन देता है, और जिनमें कला संबद्ध एक वर्णित तीव्र भेदी लेजर बीम की उत्पत्ति होती है, और इसका जो वेवलेंथ है 6943 एंगस्ट्रॉम, जिसको रूबी कलर आप कहते हैं, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है 3 स्टेप लेवल, जैसे कि 1 2 3 स्टेप लेवल दिखाया गया है, 3 एनर्जी लेवल। तो आप इसमें 3 एनर्जी लेवल, तो इसमें 4 लिखा है, अर्थात पहला आपका रंग है। इसी तरह हीलियम नियॉन लेजर की जब व्याख्या होगी तो इसमें इसका रिवर्स है, 3 लिखा है जबकि 4 होता है, दोनों में रिवर्स कर दिया है। रिलेशन बिटवीन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस साइन स्टिमुलेटेड। देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है थर्ड, उसमें लिखा है A21 अपॉन B21 फ्रीक्वेंसी एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो ये दिया गया है Ehν/kT -1, ये शो किया गया है। जबकि ये रेशियो अगर आप मान लेते हैं कि R1 है तो ये मान आता है 1/e⁻ hν/kT-1 ये आता है, अर्थात जो है ये भी रॉन्ग दिया गया है। तो आपने देखा तीनों स्टेटमेंट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो इसमें नन ऑफ दिस, अर्थात 69 का डी आंसर होगा, 69 का डी आंसर होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम आपने देखा कि समय देता है, क्योंकि हर पार्ट को आपको पढ़ना पड़ता है
और उसमें भी कोई पार्ट याद है या नहीं है, उसके अनुसार ही आप क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि नन ऑफ दिस भी लिखा हुआ है। तो ये टिपिकल क्वेश्चंस में आते हैं, थोड़ी जरूर है लेकिन हर पार्ट आपको क्लियर हो, अन्यथा इसमें नन ऑफ दिस भी लिखा हुआ है। उनमें से कोई एक चॉइस के अलावा भी है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ जो है ये पार्ट आप मैथमेटिकल जरूर है लेकिन इजी है, और एग्जाम में आ भी चुका है कई अलग अलग एग्जाम में, तो आपने इसको सॉल्व भी किया होगा इस तरह से। यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन रखकर, तो सॉल्व करने के बाद जो मान या इसका आंसर आ रहा है उसको आप टिक किए होंगे, तो ये 0.25 यंग मॉडुलस हम इसमें मान भी दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग पुराने वीडियो को ना देखे हों, तो आपको मान भी दे रहे हैं, ये दिया हुआ है। और 8 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दिया है। इनको रखिए तो सी का जो मान यहाँ पर पाइसन कोफिशिएंट आपसे, पाइसन कांस्टेंट आपसे पूछा गया था, तो इसका मान 0.25 सॉल्व करने पा रहा है, जो कि आंसर है सी। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो और भी एग्जाम में आ चुका है अक्सर। पाइसन कांस्टेंट की वैल्यू जो है दी जाती है, जैसे कि 0 से 1/2 या -1 से 1/2, और उसका डिस्कशन होता है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। तो इसकी टोटल वैल्यू थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो एग्जिस्ट होती है वो है -1 से 1/2 के बीच। तो इसमें भी आप सॉल्व कर लिए होंगे। 71 में जो है माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट शो दैट, यहाँ पर जो है इन्होंने ये शो किया था कि कोई एब्सोल्यूट फ्रेम ईथर नहीं होता है, जिसकी कल्पना इससे पहले जो है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में या हाइगेंस थ्योरी में ईथर की कल्पना की गई थी। तो इन्होंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से सापेक्ष गति अगर लाइट के साथ उसकी तुलना किया जाए तो उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट फॉर ऑल केसेस वेयर ऑब्जेक्ट इज रेस्ट आर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू लाइट। तो प्रकाश के सापेक्ष यदि कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है या गतिशील है, दोनों ही अवस्थाओं के लिए प्रकाश की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट। और इनका एक्सपेरिमेंट जो है स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन ज्ञात करने के लिए आप पढ़ते हैं, उनमें इसकी व्याख्या है। तो ये देयर इज नो एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम बट ऑल फ्रेम्स आर रिलेटिव। कुछ स्टेटमेंट जरूर चेंज है, क्योंकि जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं उस तरह का कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया हुआ है। उस पार्ट इसमें सपोर्ट है उसी में है, देयर इज नो एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम, कि कोई एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम नहीं होता है। और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है डी में, लेकिन रिलेटिव इन ऑल केसेस यहाँ लिख दिया है कि रिलेटिव होता है, जबकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी और वो कांस्टेंट होगी। तो डी में भी थोड़ा सा आधा स्टेटमेंट तो है, लेकिन रिलेटिविस्टिक इन ऑल केसेस ये जो है सापेक्ष पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वो कांस्टेंट होता है। तो डी का स्टेटमेंट में लास्ट में रिलेटिविस्टिक की वजह से ये प्रॉब्लम है, तो सी होगा। इस तरह से 72, क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पर जो है आपको ये दिया गया है फ्रिंज का विस्थापन, और इसमें समझाया भी गया होगा। ग्लास प्लेट माइकलसन इंटरफेरोमीटर में फ्रिंज का विस्थापन जब आप पढ़ते हैं तो एन लैम्डा अपॉन 2 μ-1, ये आपको फॉर्मूला दिया जाता है। टी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास। तो इस तरह से प्लेट की मोटाई जब आप इसमें रखकर सॉल्व करें, म्यू की वैल्यू आपको दे दे रहे हैं, अगर आपके पास पेपर नहीं है म्यू, और लेमडा भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रेम शिफ्टेड 10 है, और लेमडा आपको 5890 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है। सब रखकर सॉल्व कर लें तो एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर बी आ रहा है, आंसर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर 5.89 10⁻³ मीटर।
आप सॉल्व करके डाल लीजिएगा, जो आंसर आ रहा है ठीक करिएगा। तो इस तरह से 72 का डी होगा, आपने सॉल्व किया होगा। 73 में द मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब बाय द फोर्स रेजोनेंस कंडीशन पर पावर मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। ये इस तरह से ग्राफ आप ड्रा करते हैं, ये ऐसे। तो यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी बैंड आप लेकर चलते हैं ऐसे। ये फ्रीक्वेंसी बैंड हो गया, ये मैक्सिमम पावर हो गया पी मैक्स। तो ये ग्राफ आपको बताया जाता है कि मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आंसर जो है ए होगा एट रेजोनेंस। इसी तरह से 74 का जो आंसर है, 74 का देखिए, 74। तो आपने इसमें सॉल्व भी कर लिया होगा। जैसे किसी सॉलिड स्फीयर के लिए आपको बताया जाता है यहाँ पर, जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लिया गया है, मतलब कि ये इंसुलेटिंग है, रो का प्रयोग हो रहा है। इंसुलेटिंग मतलब समझ रहे होंगे, अचालक ठोस गोला। तो इसके अंतर्गत जो है आवेश का वितरण जो है होता है, और अलग अलग परतों में अलग अलग होता है। सतह पर जो आवेश है वो अलग होगा, इसके इनसाइड आवेश की वैल्यू लगातार चेंज होती जाती है। इनसाइड जैसे सेंटर से कोई पोजीशन ले लीजिए आर, और यहाँ पर चार्ज क्यू डैश मान लीजिए, सरफेस पर आप क्यू ले सकते हैं, रेडियस इसका कैपिटल आर ले लीजिए। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सभी के लिए सेम होता है, चाहे वो आप Q1/V लिखिए वॉल्यूम, या यहाँ पर Q2/V लीजिए, इस तरह से। तो इसका रेशियो जो है सेम बताया गया है। यहाँ से देखिए हम V लिखे हैं ऐसे, या इसको V1 कर दे रहे हैं। रो की वैल्यू सिमिलर रखा जाता है। जब आप सरफेस के लिए पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालते हैं तो यह फॉर्मूला लिखते हैं 1/4πε0 Q/r²। ये रिटर्न करते हैं, जिसमें आप रो इंटू वी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जब इनसाइड आप निकालते हैं तो 1/4πε0 Q1/r² मिलते हैं। तो Q1 को आप यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं। Q1 को देखिए QV1/V से रिप्लेस कर लेते हैं, तो 1/4πε0 Q1 को रिप्लेस कर दे रहे हैं, Q और V1 यहाँ पर होगा 4/3π R3 4/3π R3। ऐसे देख सकते हैं, ये अलग अलग दिया गया है। तो इस तरह की कंडीशन जब आपको दी जाती है, Q बाई, देखिए Q की वैल्यू है, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये मान आपको दिया गया है, और ये R² अलग से अभी बचा हुआ है R²। तो जब आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से सॉल्व करने के बाद Q/4πε0 यहाँ से रखकर, और जो मान आ रहा है और ये देख लीजिए R/R3 ये आ रहा है। और फिर इसको रो के टर्म में रिप्लेस करके ये देख सकते हैं, रो के टर्म में तो जो मान आएगा वो शो कर रहा है यहाँ पर R, और भी पार्ट है इसका। तो इसमें रखकर सॉल्व करने पर R ρ3ε0 की वैल्यू आना चाहिए। तो आप इसको रखकर देख लीजिए और रिप्लेसमेंट यहाँ से ले लीजिएगा। देखिए अगर आप Q को हटाएंगे तो यहाँ पर रो इंटू वी आ जाएगा, रो इंटू वी देख सकते हैं R/4πε0 R3। तो इसको रखकर सॉल्व कर लें, फिर से वही मान यहाँ पर रखना होगा आपको 4/3π R3 इंटू R/4πε0 R3 देख सकते हैं। तो
तो जो कैंसिल है वो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 4 पाई कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो आपका रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई आंसर दिया होगा, जैसे रो आर 3 एप्सिलॉन नॉट, आंसर आपका ए है, तो इसमें 74 का आंसर ये दिया गया है। तो इसको आप एग्जाम में करेंगे तो टाइम टेकन है, इसको याद रखिए। ज़्यादातर बेहतर होता है कि इनसाइड इसकी वैल्यू अगर आपको याद है तो टाइम बचता है, क्योंकि फिक्स है, इसमें कोई मान चेंज होना नहीं है। तो नोट्स जब आप बनाए होंगे तो कोई पार्ट देखेंगे तो उसमें ये लिखा आपको मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि देखिए इसी पर जो और एग्जाम हुए हैं उसमें भी आपसे ये पूछा गया था, सीजीटी में भी इस पर था, पोटेंशियल इनसाइड पूछा गया था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि उससे आए हुए जो प्रॉब्लम है उनमें से कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल या और भी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह का कोई टॉपिक है जो उससे जुड़ा हो, वो प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं। तो 75 जो है आप लोग इजी है, 11th-12th बेसिस ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व भी कर चुके होंगे। कोई वेक्टर आपको दे दिया गया है जिसमें आई कैप प्लस √2 जे कैप प्लस 3k कैप दिया गया है, तो आपसे कहा गया है एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाता है। जैसे ये लिख रहे हैं, तो एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाता है, ये मान लीजिए एक्स ने जेड एक्स के साथ पूछा गया, अल्फा बीटा और ये गामा, एक्स वाई जेड। तो ये आपको साइन रूल से ज्ञात करते हैं, तो जैसे कॉस गामा आपको ज्ञात करना हो तो साइन रूल से, तो कॉस गामा, तो आप इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कोफिशिएंट देखिए 3 है, कोफिशिएंट ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए की वैल्यू रख कर आप सॉल्व कर लीजिए, √3/2, जो गामा 30 शो कर रहा है, क्योंकि ये cos 30 की वैल्यू है। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर चुके होंगे, इजी था। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, 76 ये भी इजी है, आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे। 76 जिसमें द एरिया हिस्टेरेसिस लूप फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जब आप पढ़ते हैं मैग्नेटाइजिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, किसी लौ चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण, तो इस तरह से आपको ये ग्राफ खींचकर दिखाया जाता है। ये हम रफली ड्रा कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफ पर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह से आप ये रीड करते हैं। ये ग्राफ आपको आई और एच के रूप में, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच के रूप में दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि ये फॉरवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर, ये सेंटर को मान लीजिए, जो मैक्सिमम मैग्नेटिक इंटेंसिटी गेन होती है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट के रूप में भी देता है, ध्यान रखिएगा, आर करके, आई या एम के रूप में भी, वो आपका ये मैग्नेटिक सेचुरेशन कहलाता है। ये तो मैग्नेटिक सेचुरेशन की स्थिति होती है, और जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाते हैं तो ये रिटेंटिव बचा हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। जब किसी लौह पदार्थ को बाह्यचुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी चुंबकन प्रवृत्ति को हम लोग हिस्टैरिसीस से शो करते हैं, और हिस्टैरिसीस से शो करता है कि चुंबकीय गुण धारण करते समय कितना वह एनर्जी लॉस करता है, जिसको हिस्टैरिसीस लॉस भी कहा जाता है। तो इसको आप मैग्नेटिक सेचुरेशन के लिए लेते हैं, और जब आप एक्सटर्नल फील्ड हटाते हैं तो बचा हुआ जो मैग्नेटिक मोमेंट या इंटेंसिटी है वो आप रिटेंटिविटी को शो करते हैं। रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने पर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होकर 0 हो जाता है, इसको पॉजिटिविटी से शो करते हैं। और फिर और ज़्यादा रिवर्स मैग्नेटिक लेने पर मैग्नेटिक सेचुरेशन रिवर्स डायरेक्शन में फिर से प्राप्त हो जाता है, हटाने पर वो वापस आता है, और फिर अप्लाई करने पर वो फॉरवर्ड आ जाता है।
तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इसको हिस्टैरिसीस एरिया कहते हैं। और इस तरह से इसमें आपको ये व्याख्या करके दिया गया है। तो इसमें जो लिखा गया है, द एनर्जी दैट कंज्यूम इन टेकिंग द मटेरियल थ्रू वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। तो एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप क्या शो करता है, तो हिस्टैरिसीस लॉस को शो करता है किसी लौ चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने पर चुंबकीय ऊर्जा में कितनी हानि होती है, इसकी व्याख्या करता है। इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको दिया गया है। 77 में अगर आप देखें तो इसमें अप्रगामी ध्वनि तरंगों में दाब परिवर्तन, तो ये आसान है, इसको रब कर दें फिर आप आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 77 आपने इसको सॉल्व तो किया ही होगा। कुछ क्वेश्चन इजी है, जैसे ये इजी क्वेश्चंस में आएगा और आपने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, जिस सिस्टम में अप्रगामी तरंग के बनने में जो पॉइंट ये लेकर समझाया जाता है, इसमें आप कहते हैं कि नोड्स की पोजीशन है और दो क्रमशः निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है और यहाँ प्रेशर मैक्सिमम होता है, इसको एंटी नोड्स कहा जाता है, यहाँ प्रेशर मिनिमम होता है। इस तरह की थ्योरी जो है स्पंदों पर न्यूनतम निस्पंदों पर अधिक होता है, ये सी में बताया गया है। तो इसका आंसर सी होगा और आपने सही किया भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, कम से कम आपको 15-20 क्वेश्चन इसमें ऐसे दिए गए हैं जो आप देखकर तुरंत टिक कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 78 में अगर आप ध्यान दें तो ये एलएस कपलिंग का डिस्कशन कर रहा है। एलएस कपलिंग, इसकी थोड़ी डायरेक्ट आप इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे। तो एलएस कपलिंग में जो ये दिखाया गया है 2p3/2 2s1/2, तो इसे आप जैसे कि सोडियम के लिए आप अगर शो करते हैं परमिटेड ट्रांजिशन, तो ये पोजीशन जो है दो ही शो करता है और ऐसे आप बनाकर दिखा भी सकते हैं, इधर से ऐसे। इस तरह से लेकर ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर जो है पी और ये एस लेवल शो किया जा रहा है, उसमें 1-2 देखिए ट्रांजिशन ये जो है दिखाया गया है 2 लेवल D2 और D1 शो किया गया है। तो यहाँ पर जो है जैसे फर्स्ट आपको लिख कर दे दें 2p3/2s1, देखिए तो इसमें हमने D2 कंपोनेंट को दिखाया है, देख लीजिए यहाँ से 2-3 से 1 तक के लिए ये, तो ये D2 दिखाए हैं। और सेकंड आप ध्यान दें तो इसमें 2p1/2 1, यहाँ पर जो है s1/2, तो यहाँ से ये 2 पर ही, तो इसमें आपको D1 दिखाया गया है, P वाली पोजीशन से इसमें आपको D1 दिखाया गया है। तो यहाँ पर 2 ट्रांसमिटेड जो है पोजीशन आपको दिखाया गया है, इसकी व्याख्या आपको सोडियम में भी मिलता है। तो इस तरह से इसमें जो आंसर होगा 2, तो आप एक ही कर सकते हैं, एक एलएस कपलिंग में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन लार्ज है कि किस तरह से हम लोग एल की पोजीशन लिखते हैं या जे की पोजीशन लिखते हैं प्लस माइनस करके। तो जैसे जे होता है एल प्लस माइनस एस होता है, और एल की पोजीशन आप जो लिखते हैं जैसे एस पी डी एफ,
इसमें 0 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। तो जो L की वैल्यू है P के लिए 1 हो गया और S की वैल्यू वो 0 हो गया। तो J का मान जो है 1 + 0 इस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर J की वैल्यू, लेकिन S की वैल्यू जो देखिए अलग अलग 0 और 1/2, उस आधार पर आपको यहाँ पर एक मान अगर आप 1/2 और प्लस में और -1/2 लेके चलते हैं तो ये 3/2 और माइनस लेकर चलते हैं तो 1/2 प्राप्त होगा। 1 - 1/2 1/2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो है हाफ स्पिन एस की वैल्यू रखकर ये सॉल्व कर ली गई है। एस के थे हाफ स्पिन जे के लिए ये दिखाया गया है। तो इनकी थ्योरी थोड़ी सी लार्ज है, तो अभी उसका एक्सप्लेनेशन हम नहीं दे रहे हैं, शॉर्ट में जो प्रयास किए हैं आपको बता दिया गया है और आप इसे सॉल्व कर भी लिए होंगे। तो इसमें टू ट्रांजिशन स्टेट की स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे ही है इसका जो क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 उसमें हाफ वेव प्लेट इज ए कंस्ट्रक्ट फॉर द वेवलेंथ लैम्डा बाई कटिंग ए क्वार्ट्ज। तो इसको में हाफ वेव प्लेट के लिए आप जानते ही हैं तो जो थिकनेस यूज किया जाता है वो λ/2 ये हाफ वेव प्लेट के लिए। और फिर डिफरेंस बेस से आप ज्ञात कर लेते हैं कालांतर पतांतर, जैसे पाई रेडियन और π/2 रेडियन करके सॉल्व करते हैं। इन ब्रैकेट μe माइनस μ0 ई रेज के लिए ये मान अधिक होता है। यहाँ पर इसमें ध्यान देना होगा, नहीं तो ये मिस्टेक होगा। अगर लेस कर देंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। इस आधार पर आंसर बी दिया हुआ है, तो ये आपका बी सही हो जाएगा। 79 इसके अभी सॉल्व नहीं है, इसको सॉल्व करके देखना होगा जो आंसर आ रहा होगा। 81 तो 81 में आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे 81 का। 81 को आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो ये बताया गया है कि इफ ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर एंड आर इज पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर इरोटेशनल होता है और पोजीशन वेक्टर का अगर आप कर ले लिए हैं तो 0, और 0 पर चाहे आप डाइवर्जेंट या कर लगाइए तो 0 आ जाएगा। तो वो व्यंजक वेनिसिंग या विलुप्त होगा। इसमें सी दिया है, फिर से ध्यान दीजिए, क्रॉस आर आपको पोजीशन वेक्टर बताया गया है जो कि इरोटेशनल होता है, मतलब घूर्णन प्रभाव में उत्पन्न करता है, और ये कांस्टेंट वेक्टर है। तो इस तरह से इसका जो एरिया आप ले रहे हैं तो एरियल इफेक्ट नहीं देगा। और फिर इसके साथ डार्ट ले लिया गया है, इसका ये पोजीशन 0 शो करेगा। लेकिन अगर आप इसको भी देखें कर्ल में, यहाँ टोटल वैल्यू जैसे अगर ये नॉट 0 शो कर रहा हो तो कर्ल आप ना की रोटेशनल फैक्टर ऑलवेज 0, कर्ल ऑफ ए रोटेशनल फैक्टर ऑलवेज 0। मान लीजिए कि अगर ये कोई वैल्यू सॉल्व करने पर 0 नहीं आ रहा है तो इसका डॉट जो डाइवर्जेंट थ्योरम है ये टोटल 0 नहीं होगा। अगर ये कोई कांस्टेंट है, इसका क्रॉस वैल्यू 0 नहीं है तो भी ये इरोटेशनल होने के कारण इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये बी वाले पार्ट में ये कम्प्लीटली 0 शो कर रहा है, ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो बी और सी में आप ये कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली 0 है और इसमें 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आप भी कर सकते हैं क्योंकि वेनिसिंग जो पार्ट है वो कम्प्लीटली 0 बी में शो कर रहा है और बाकी ये कंडीशनल इफेक्ट में 0 ए भी शो कर सकता है। सी 81 तो इसी तरह से जो है आपको कुछ डायरेक्ट भी दे दिया है जिसको सीधे आप टिक कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट व्हेन द विड्थ ऑफ स्लिट इज डिक्रीजेस द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो जब आप जानते हैं कि स्लिट की चौड़ाई जितनी कम रखते हैं विवर्तन का फैलाव उतना ही अधिक होता है।
मैक्सिमम होता है। तो इसमें आंसर आपको ए मिल जाएगा, डायरेक्ट बताया है कि ये इंक्रीजेज, तो आंसर आपको ए मिलेगा, इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह से 83 है, 83 और बैक साइड से आपको हमने प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया था, इधर भी पहले सॉल्व हुआ था, एक आध दो हो सकते चुके हों, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। 83 में देखिए पूछा है कि कौन सा फॉल्स है। तो फ्रोनोफर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूसेड बाय ए सिंगल स्लिट आप पढ़ते हैं ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा, या अगर एम लिखते हो तो एम लेमडा, जबकि इसमें 2 लिख दिया है एम लेमडा, तो ये 2 एन लेमडा, तो ये 2 नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप इसको बी कह सकते हैं, स्टेटमेंट फॉल्स दिया गया है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए। 83 के बाद जो है 84, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो सॉल्व करने वाले हैं, जैसे ये क्वेश्चंस उम्मीद है कि आप तुरंत ही कर लिए होंगे, पेपर देते समय ही इजी था। जैसे 84 भी, क्वेश्चन नंबर 84 जो भी पेपर दिया होगा सबका सही होना चाहिए। द एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड ऑफ ए ब्लैक बॉडी, तो आप पढ़ते हैं इसमें स्टीफन रूल E2 बाई E1, E2 बाई P1 की पावर 4। तो जो टेम्परेचर वगैरह दिए हुए हैं, जैसे T1 दिया है और T2 दिया है, तो इनको आप सॉल्व कर लें T2 T1 का मान रखकर केल्विन में कन्वर्ट करके। तो E2 इक्वल टू E1 को E कहा गया है, E1 इक्वल टू E, और जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको ये रेशियो कन्वर्ट करने पर 300 और जितना भी आ रहा हो 50 कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, तो 3050 और को कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, जितना भी आ रहा हो उसको कन्वर्जन के बाद रख लीजिएगा, 450 जो भी आ रहा हो। इसको जब आप कैंसिल करके देखेंगे तो ये 16 के इक्वल आ रहा है, सॉल्व करने पर, सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो 16 अर्थात इसमें आंसर सी होगा, ये आंसर आपका सी है। एट्टी फोर, तो 85 भी जो है थ्योरेटिकल है, इसको डायरेक्ट आप कर चुके होंगे, इजी था। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट हैपेंस विद व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड द मोनोक्रोमेटिक। तो न्यूटन के वलय या रिंग के प्रयोग में यदि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट का प्रयोग करते हैं तो कुछ जो फ्रिंजेज आपको क्लियर दिखाई देते हैं, बाकी जो सुपरपोजिशन एक दूसरे से अनक्लियर्ड हो जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दिया है कि फर्स्ट few ring are cleared and remaining cannot be viewed। जो रिमेनिंग अनक्लियर्ड होते हैं, या उसको आप कह सकते हैं कि वो क्लियर व्यू नहीं होता है। 85 का ये हो जाएगा। इसी तरह से 86 भी जो है डायरेक्ट है, जो कि सब लोगों ने सही किया होगा। सब लोग जानते हैं कि एक एटॉमिक मास यूनिट लगभग 931.5 MeV होता है, लेकिन यहाँ पर 931 MeV लिखा है, तो आप इसको टिक कर दिए होंगे डी, 86 का डी, जिसमें कन्वर्जन आप लेते हैं एनर्जी के लिए, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एन इंटू 931 MeV। करेक्ट में 931.5 के लगभग होता है, लेकिन ये आपको दिया गया है, तो ये सब लोगों ने सही कर लिया होगा। 86 और 87, 87 देखिए, इसमें कन्वर्ट करके ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। एस्टिमेशन ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी, किसी भी रेडिएशन में जो देखा जाता है कि जो रेडिएशन फ्लक्स है वो कितना
स्टेट पोजीशन विदाउट डेविएशन शो करता है, अर्थात जो स्पेक्ट्रम की जो बैंड या चौड़ाई है वो शार्पली देखा जाता है कि कितना वो एक दूसरे के पैरेलल है और या कितना मोनोक्रोमेटिक शो कर रहा है, अर्थात वो कितना डेविएशन कम से कम शो कर रहा है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। जब आप लाइट रेज को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लेते हैं जैसे लेजर बीम, तो कहा जाता है कि वो थोड़ा सा पथ से डेविएट होता है जैसे मून तक जाते वक्त, लेकिन फिर भी आप उसको मानते हैं कि हाईली कोहेरेंट है। तो हाईली कोहेरेंट में क्या होता है कि जो विड्थ होती है, चौड़ाई उसकी मिनिमम प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये इसके रेशियो को चेंज इन फ्रिक्वेंसी टू ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी रेशियो को लेकर चलता है। ये फ्रिक्वेंसी बैंड कहलाता है और जितना ही शार्प होगा फ्रिक्वेंसी बैंड उतना ही कम होगा। यहाँ पर ये तीनों मान दे रखा है, लेमडा आपको दे दिया है, लेमडा की वैल्यू 6438 एंगस्ट्रॉन दिया है और टाइम भी दे रखा है, कोहेरेंट टाइम -9 सेकेंड और सी आप जानते ही हैं। तो इनको रखकर जब आप सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यू सबको रख दीजिए, तो आपको ये मान जो प्राप्त होगा लगभग 2 × 10⁻⁶। तो इसमें जो आंसर दिया गया है वो डी है। अब 87 के बाद देखिए 88। टाइम तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन आप क्लोज कर ही दे रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन हो सकता है छोटे होंगे तो एक वीडियो और बना देंगे और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे 88, तो क्वेश्चन नंबर 88, फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी द एब्जॉर्प्टिव पावर इज, तो आदर्श कृष्ण पिंड के लिए अवशोषण की जो शक्ति एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट वो 1 के बराबर रखा जाता है। तो इसमें ए आंसर दिया हुआ है, सब लोगों ने सही किया होगा। 89 का जो स्टेटमेंट है उसमें बी स्टेटमेंट सही है 89 में। तो पूरा हम रीड नहीं कर रहे हैं, आपके पास होगा सीरीज वगैरह पढ़ लीजिएगा, जिसमें ये डिस्कशन है कि ये अर्थ है और अर्थ के सेंटर से जो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उसका परिक्रमण काल जो टाइम पीरियड 24 आवर होता है और वह केंद्र से इस तरह से परिक्रमण करता है कि उसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है और सदैव वो स्थिर प्रतीत होता है। तो इस तरह से ये इसमें दिया गया है, तो उनको सब मिलाकर आप जो देखेंगे तो आंसर उसमें जो दिया गया है वो आप टिक कर लीजिएगा बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, तो 90 में जो बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 90 ये सब लोग सही किए होंगे। क्रिस्टल नियम tan IP और IP का मान ध्रुवण कोण, जैसा कि आपने ये रीड किया होगा। ऐसे देखिए कोई ग्लास प्लेट है और आप इस पर प्रकाश किसी कोण पर आपतित करते हो जैसे ये IP, तो ये पोलराइजन परपेंडिकुलर पोलराइज लाइट शो करता है, इस तरह से दिखाया जाता है, ये पार्सली शो करता है RPR। तो इस पर प्रॉब्लम अक्सर आता है, इन दोनों का सम है वो 90 होता है और tan IP, तो IP tan इनवर्स म्यू, तो इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। म्यू दिया है 1.5 या 3/2। इसमें जो एंगल आता है वो 56.3 के आसपास आता है। तो ये आप सॉल्व कर लिए होंगे 90। तो इस तरह से देखिए डिले ज़्यादा हो रहा है तो हम इसमें टिक कर दे रहे हैं। 91 सबको आता है, ये क्वेश्चन लगभग सभी ने सही किया होगा, जो भी एग्जाम दिए होंगे सबका सही होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्राय हर जगह आपको मिल जाते हैं। वेक्टर A+B mod A - B।
इस तरह का आपने वेक्टर डायग्राम से भी ऐसे ड्रॉ करके देखा होगा। ये सॉल्व करके a प्लस बी और b को आप बैक कर दीजिए इधर, ये माइनस बी। तो ये डायग्राम ड्रॉ करके ऐसे बताया जाता है, ये माइनस बी। और स्वतः गुणन विधि में आप ये लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। इधर आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जब आप सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा 0 आ जाएगा या थीटा 90 देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपने इजली सॉल्व कर लिया होगा, 90 होगा। और 92, 94 और शायद इससे बैक भी आपको सॉल्व करा दिए हैं। जो छूटा होगा तो एक बार देखकर आपको प्रॉब्लम जो भी छूटे होंगे हम वीडियो देखकर उसको सॉल्व करा देंगे कि कौन से क्वेश्चन छूटे हुए हैं, क्योंकि एक बार पेपर बैक से भी सॉल्व कराया गया है और फॉरवर्ड से भी आप अभी सॉल्व करके देख रहे हैं। तो 92 का बी है, जिसमें ये कहा गया है कि गतिज और स्थितिज युवाओं का योग। 93 का जो है उसमें डी ही है, जिसमें ये दिया गया टी बी की पावर 5/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप ये करते हैं गामा, और गामा आप सॉल्व करते हैं 1 + 2/f द्वारा। और पार आइडियल गैस एफ की वैल्यू 3 रखकर आप सॉल्व कर लीजिए। एडियाबैटिक प्रोसेस जो दिया गया है उसके अनुसार आपने ये रिलेशन देखा। ये मोनोटॉनिक के लिए एफ की वैल्यू 3 होती है। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा 93 का। 94 का जो है, 94 का शायद आपको बताया गया या नहीं, तो अभी हम सॉल्व कर दे रहे हैं 94। और ये लास्ट भी होगा, समय ज़्यादा लग रहा है। तो 94, तो 94 में जो आपको दिया गया है देखिए, ए बी प्लस ए सी और बी सी बारी दिया गया है। तो इसका रिजल्ट आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ए सी प्लस बी सी बार प्लस ए बी। अब इसमें ये मल्टीप्लाई कर लीजिए डॉट करके सी प्लस सी बार से, ऐसे ए सी प्लस बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार। तो इस तरह से आप जब इसको सॉल्व करें, ए सी इसको साथ कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + बी आ जाएगा। और बी सी बार जब इसमें कॉमन ले लेंगे तो 1 + ए आ जाएगा। और डिवार्मर थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, 1 + बी 1 होता है और 1 + ए भी 1 होता है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए सी इंटू 1 प्लस बी सी बार इंटू 1, तो ये आ जाएगा आंसर। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है बी दिया हुआ है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो रीड कर रहे थे 94 है, 94। तो इसमें आंसर आपको बी दिया गया है। तो जो क्वेश्चन ऐसे छूट गए होंगे जल्दी में या आगे पीछे रीड कराने में, उनको हम फिर से देखकर आपको बता देंगे। 95 शायद हमने बता रखा है, सी होगा। 96 आपको बताया ही गया है, ए। 97 बी बताया गया है। 98 बी बताया गया है। 99 ए बताया गया है। 100 आपको सी बताया गया है। तो इधर क्वेश्चंस हो गए हैं और आपने सॉल्व कर लिया होगा। आप जो 2-4 क्वेश्चन छूटे होंगे उनको देखकर आपको बता दिया जाएगा। और जो जीएस का पार्ट है उसको भी आप टिक कर लिए होंगे, फिर भी हम उसको देखकर आपको टिक करके और एक जीएस का और इसमें बचे हुए पार्ट का एक वीडियो और आपको दे देंगे। इसका हमने पीडीएफ लोड कर दिया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चंस रहेगा तो आप मैच करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका बेनिफिट होता है कि एक आइडिया मिलता है कि जो चैप्टर टच किया है उसका लेवल क्या है। तो आपने देखा कि इसमें लगभग जो है 30% 11-12 केसेस था और 70% आपको हायर क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको हायर तैयारी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये क्वालिफाइंग पेपर था। आप अगर 50% भी कवर कर लिए हैं तो बहुत है, और मेंस की तैयारी करते रहें।
और इसका मेंस का पार्ट भी चल भी रहा है, जिसको आना हो वो क्वेश्चन कर सकता है। आज के लिए इतना ही वीडियो, फिर आप नेक्स्ट इस एग्ज़ाम पर इसको सॉल्व करते हुए हम व्याख्या देंगे। जो अगला एग्ज़ाम आपका होने वाला भी है आसन प्रवृत्ति वाला, उनकी पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे।